हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो हमने HP टैट जून 25 के लिए जो अपनी प्रिपरेशन सीरीज़ अलग अलग सब्जेक्ट्स की स्टार्ट करी हुई है, उसी के रिगार्डिंग ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। सो मैंने आपके साथ जो अपनी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए जो प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट करी हो, साइकोलॉजी की भी, ये आपके लिए आज आपका PCM का, ठीक है, PCM का मॉक टेस्ट है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का, तीनों का नॉन मेडिकल के लिए मॉक टेस्ट है। बाकी अगर मेडिकल का कोई बच्चा देख रहा है तो मेडिकल वाले केमिस्ट्री का सेशन यहाँ से देख सकते हैं। और ये जो सेशन है मैं आपके लिए इसलिए लेके आई हूँ कि अलग अलग न्यू क्वेश्चन हैं उनको आप कैसे अप्रोच कर सकते हो, या फिर मोस्ट रेपिटेटिव जो क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं वो सारे क्वेश्चन कौन से हैं उनके बारे में आपको बता सकूँ। बाकी जो मैंने आपको बोला हुआ है कि आपकी टेस्ट सीरीज़ जो आएगी, जो लास्ट के 10 डेज़ में आप रिवाइज़ करोगे, जो कि पेड रहेगी, वो कैसी रहेगी उसी का थोड़ा सा झलक आपके सामने। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे साथ जुड़ें, तो आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वो जो टेस्ट सीरीज़ है वो पेड रहेगी, वो आपको बता दी जाएगी कैसी है। तो उसी का एक ये ओवरव्यू दिया जा रहा है ताकि अगर आपको पता चल सके कि कैसी टेस्ट सीरीज़ होंगी, कैसे उसमें क्वेश्चंस होंगे। उसमें आपको साइकोलॉजी सेशन भी दिया जाएगा, जनरल अवेयरनेस जो जीके है वो भी दिया जाएगा आपको सारा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखो केमिस्ट्री सेक्शन का है, क्या है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द वे ऑफ अ कैटलिस्ट वर्क, कि कौन सी स्टेटमेंट है जो कैटलिस्ट के वर्क को बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है। इट डिक्रीज डेल्टा एच वैल्यू, डेल्टा एच का मतलब है कि इंथैल्पी को डिक्रीज करता है। इट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, इट इंक्रीज द डेल्टा एस वैल्यू, इट इंक्रीज द डेल्टा जी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, कैटलिस्ट है। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट क्या है आपके पास, तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे पास क्या करता है, हमारे रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करता है विदाउट इन्वॉल्विंग इन द रिएक्शन, रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन उसकी नहीं होती है। तो ये कैसे रेट को इंक्रीज़ करता है, जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना, मतलब रिएक्शन की, उसको ये डिक्रीज़ कर देता है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट के। तो एक्टिवेशन एनर्जी को अगर ये कम कर देगा तो अपने आप जो इसका रेट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या बनता है हमारे पास, इट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज़ करता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो क्लाउड है ये जो आपके पास कोलाइडल सोल्यूशन का हमने चैप्टर करा था, वहाँ पे आपको बताया गया था अलग अलग एग्जाम्पल है आपके पास, क्लाउड है, मिस्ट है, फोग है, ये किसके एग्जाम्पल है। तो क्लाउड की अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास एरोजोल का एग्जाम्पल है। एरोजोल क्या होता है, जिसमें गैस जो है एज अ डिस्पर्जन मीडियम काम करती है, ठीक है। डिटेल जो अगर आप जानना चाहते हो तो आपको कोलाइडल सोल्यूशन केमिस्ट्री में जो बनी है वहाँ से आप देख सकते हो। स्टेट्स ऑफ मैटर वाले के बाद होगा सेपरेशन टेक्निक्स में, उसके बाद जो इमल्शन होती है हमारे पास लिक्विड इन लिक्विड वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नोट, लिखा हुआ है यहाँ पे नोट थर्मोसेटिंग, इसमें से कौन सा जो है वो आपके पास थर्मोसेटिंग नहीं है, नायलॉन रोप, बेकेलाइट, मेलामाइन या फिर इलेक्ट्रिक स्विच। पहले थर्मोसेटिंग की अगर बात करें, व्हाट आर थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग वो होते हैं कि जो एक बार प्रॉपर किसी शेप में फिट हो चुके हैं, उसको अगर आप हीटअप करते हो दोबारा वो शेप रीगेन नहीं कर सकता। तो बेकेलाइट और मेलामाइन जो है वो तो हमारे पास थर्मोसेटिंग के ही एग्जाम्पल है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक स्विच है ये हमारे बेकेलाइट से ही बनते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, थर्मोसेटिंग। जिसका मतलब जो नायलॉन रोप है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास अगर मैं बात करूँ थर्मोसेटिंग नहीं है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है द मेटल यूज्ड इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है आपके पास, जिसको एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कंसिडर किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। उसमें किस मेटल का यूज़ किया जाता है, तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो हमारी प्लेटिनम मेटल की वायर होती है। तो कौन सी मेटल यूज़ की जाती है, प्लेटिनम मेटल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अलग टाइप्स के क्वेश्चन है जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं करे हैं। तो आपको जो भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस है जिनका बहुत ही प्रोबेबिलिटी है कि वो आएगी, और बाकी वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू शो मोस्ट पोलर बॉन्ड, इनमें से कौन सा जो है बॉन्ड वो मोस्ट पोलैरिटी शो करता है। तो जब भी आपको पोलैरिटी की
पोलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे हम अपनी पोलैरिटी को डिफाइन करते हैं, राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो अगर ये कहीं पे भी होंगे तो वहाँ पे पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी। देखते हैं इनमें से तो नहीं है कोई, ये है यहाँ पे नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, फ्लोरीन तो नहीं है, तो ऑक्सीजन वाला CO बॉन्ड क्या होगा, इनमें से मोस्ट पोलर होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ 1 पिकोमीटर, ये हमारी डिस्टेंस की यूनिट होती है पिकोमीटर, और स्मॉल यूनिट होती है। तो पिकोमीटर का मतलब क्या होता है हमारे पास 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। पीको, फर्मी, फर्मी होती है 10⁻15, माइक्रो 10⁻6, नैनो 10⁻9, आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻10। तो इनके बारे में आइडिया होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैटेनेशन पावर, किसकी जो कैटेनेशन पावर है वो सबसे ज़्यादा होती है, किसकी जो कैटेनेशन पावर है वो सबसे ज़्यादा होती है। कि इसको हमने कैसे याद करा हुआ, C4 कैटेनेशन, C4 कार्बन। तो कार्बन की कैटेनेशन पावर क्या है हमारे पास, सबसे ज़्यादा कार्बन की कैटेनेशन पावर हमारे पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एटम 13C6 एंड द 49N7 आर। तो ऐसे हमने बहुत बार क्वेश्चन करे, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है ताकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप रिवाइज करो, ये मोस्ट प्रॉबेबली आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में करोगे, क्योंकि अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हुए, आपने मेरी थ्योरी लेक्चर्स देखे हैं, तो आप आराम से इसका आंसर करोगे, ठीक है। तो ये आपके लिए एज अ होमवर्क हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है आयोपिक नेमिंग ऑफ दिस। तो इसको हम करते हैं ऐसे, CH3 हमारे पास, C डबल बॉन्ड O, देन CH3 2 टाइम्स, ऐसे लिखा हुआ है CH3 2 टाइम्स। तो इसका क्या मतलब है, देखो इस स्ट्रक्चर का क्या मतलब है हमारे पास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये C है ना, इसके साथ एक H है, इस तरह CH3 है और इस तरह भी CH3 है, ये इसका मतलब हुआ। सबसे पहला काम टू टेक लॉन्गेस्ट, चूज लॉन्गेस्ट चेन। तो ये लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे हमारा है फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4। सबसे पहले नेमिंग किसको, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पे होगा ना हमारे पास ये यहाँ पे हम H और CH3 की जो प्लेसेस हैं उनको रिप्लेस कर लेते हैं। यहाँ पे CH3 आएगा और यहाँ पे H आएगा, तो ये हमारा 4 कार्बन हो। तो 3 पे मिथाइल, देखिए यहाँ पे है कहीं ऑप्शन से ही, 3 पे मिथाइल, ये की ऑप्शन है, देखो 3 पे मिथाइल है, 4 कार्बन है ब्यूट, और 2 पे 1 है, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 1 इसका राइट आंसर होगा नेमिंग के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कार्बोलामीन टेस्ट इज गिवन बाय। तो कार्बोलामाइन टेस्ट जो है वो कौन देता है, देखो अमाइन है तो सभी हमारे पास अमाइन ही दे रखी है उसने ऑप्शन में। तो जो कार्बोलामीन टेस्ट है वो हमारी प्राइमरी अमीन देती है, कौन देती है, हमारी प्राइमरी अमीन। मतलब कि जो नाइट्रोजन है उसके साथ एक ही कार्बन होना चाहिए, ये देखो नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन है 1 कार्बन, तो ये ही हमारी प्राइम, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, ये भी सेकेंडरी है, N है इस तरफ कार्बन चेन इस तरफ का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट वन, दैट इज़ योर प्राइमरी अमीन जो है कार्बोलामीन टेस्ट देती है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट टेम्परेचर। इनमें से कौन सा जो है वो टेम्परेचर लिक्विड होता है एज अ रूम टेम्परेचर, आयोडीन, ब्रोमीन, हमारे पास सीजियम और फॉस्फोरस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ब्रोमीन, एक लोथी जो नॉन मेटल है हमारे पास, जो हमारी किस स्टेट में होती है, अगर मैं बात करूँ हमारी लिक्विड स्टेट में होती है, नॉन मेटल। मेटल की बात करें तो मेटल कौन सी है, मर्करी, ठीक है, ये एक्सेप्शन आपने अच्छे से करनी है। नेक्स्ट है एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो जो हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है उसका एक्वा सोल्यूशन किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का, ठीक है, किस नेचर का है हमारे पास, एसिडिक नेचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड इज, जो हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड होता है उसका नाम बताना है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B6। तो जो हमारे पास विटामिन सी होती है उसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज। किस एटम का साइज जो है स्मॉलेस्ट होता है हमारे पास, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम। कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए ये कौन कौन से ग्रुप में आती है। तो लिथियम, सोडियम ये दोनों हमारे फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, और कौन से, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, और बेरिलियम और मैग्नीशियम हमारे सेकेंड ग्रुप में आते हैं। तो ऐसे क्या पूछा हुआ है उसने, स्मॉलेस्ट साइज।
तो हमें पता है जब हम इस तरफ चलते हैं, इस तरफ चलते हैं अलोंग द पीरियड, तो साइज़ जो है वो हमारा क्या करता है, डिक्रीज़। साइज़ क्या करता है हमारा, डिक्रीज़। तो यानी कि इसका साइज़, अगर इसका साइज़ इतना है तो इसका साइज़ इतना होगा, और डाउन द ग्रुप इंक्रीज, इसका इतना तो इसका तो इतना हो चुका होगा, और इसका भी इंक्रीज़ हो चुका होगा कुछ ना कुछ। तो सबसे छोटा किसका हुआ, बेरिलियम का। सबसे छोटा किसका हुआ, बेरिलियम। तो ऑप्शन बी क्या है हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्यूलोज इज़ अ पॉलीमर ऑफ, तो जो सेल्यूलर है एक ऐसा पॉलीमर है एक तरह से, ये नेचुरल पॉलीमर में आता है हमारे पास, नेचुरल पॉलीमर में सेमी। तो ये किसका पॉलीमर होता है, ये किसका, ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है हमारे पास, ठीक है। किंग ऑफ केमिकल किसको माना जाता है, किंग ऑफ केमिकल, तो किंग ऑफ केमिकल हमारा सल्फ्यूरिक एसिड को, किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को। और जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है ये कार्स की बैटरी में भी यूज़ किया जाता है, कार की बैटरी जो होती है उसमें भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि कार की बैटरी में लेड स्टोरेज बैटरी होती है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि कार की बैटरी में कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, तो हमारा कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको हम क्या बोलते हैं, अपना किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं। बेकिंग सोडा, ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, इसका आंसर भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब हम। सेंट्रल मेटल इन क्लोरोफिल, कि जो हमारे पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि जो ग्रीन कलर का पिगमेंट्स होता है लीव में, क्लोरोफिल, उसमें कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है हमारे पास, तो इसमें जो मेटल प्रेजेंट होती है वो मैग्नीशियम। कौन सी प्रेजेंट होती है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, आयरन। तभी हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, हमें एनीमिया होता है। एक और है हमारे पास विटामिन B12, साइनोकोबालामीन, तो इसमें कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, कोबाल्ट। ये तीनों ही तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलेंसी ऑफ फॉस्फेट आयन। अभी वैलेंसी हमें फॉस्फेट आयन की बतानी है, उससे पहले हमें फॉस्फेट आयन का फॉर्मूला आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला PO4 होता है, और इसकी वैलेंसी होती है -2, तो 2 नेगेटिव हमारे पास, ठीक है। शेप ऑफ BRF5 मॉलिक्यूल, तो इसकी शेप के बारे में बताने के लिए हमें पहले क्या आना चाहिए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो फॉर्मूला क्या है, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। ब्रोमीन में 7 है, फ्लोरीन है, तो ऐड हो जाएंगे 12 आ जाएगा, 12 पॉइंट में 2 करके 6 आ गया, तो 6 आ गया, हम बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल। 1 2 3 4 5 6, 5 फ्लोरीन है, 1 2 3 दिन 4, यहाँ पे मैंने 5 लगा दिया, बाकी यहाँ क्या होंगे, लोन पेयर। तो जब भी हमारे पास जहाँ पे भी लोन पेयर आते हैं हमारे, उसको क्या कर दो, ओमिट कर दो, इसको हमने ओमिट कर दिया। तो ये कैसी शेप बनी आपकी, ये ऐसी, कुछ ऐसी, नीचे स्क्वायर है और ऊपर ये पिरामिडल है, स्क्वायर पिरामिडल, ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायर पिरामिडल। केमिकल बॉन्डिंग का ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 कॉल्ड। तो हमारे पास जो ग्रुप 15 है उसके एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, ग्रुप 15, तो वो है हमारे पास, ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, हमने बहुत बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन O2। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, CO2, उससे हमें क्या मिलता है, CO2। ये रिएक्शन है, अगर ऑक्सीजन 16 ग्राम है तो बताओ इसके कितने मोल हमारे पास होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। देखो इसको हम करते हैं, रिएक्शन से करते हैं। इसका अगर हम मास की बात करें, इसका है 12 ग्राम, और इसका 2 ऑक्सीजन है, इसका हो गया 32 ग्राम, और इधर इसका आता है 44 ग्राम। तो 44 यानी कि जब ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम है तब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल हैं, क्योंकि अगर उसका 44 ग्राम वेट आ रहा है विच मीन्स वो 1 मोल होगा। अभी अगर 1 ग्राम होगा तो कितना हो जाएगा, 1/32 मोल, बट है कितना, 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो मल्टीप्लाई कर दो 16 से, 16 1 16 2 द 1/2 विच मीन हाफ, 0.5 मोल, 0.5 मोल। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका होगा, इसका ब्रोमोमीथेन का, डाइब्रोमोमीथेन, ट्राइब्रोमोमीथेन या फिर क्लोरोमीथेन का। पहली बात है जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम पोलैरिटी से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिसकी जितनी पोलैरिटी होगी, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उससे, बट यहाँ पे क्या है कि 3 ब्रोमीन हो चुके तो ये ज़्यादा
हमारे पास पोलैरिटी को जनरेट करेगा, उसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ज़्यादा। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए बोरोन इन B2S6। तो B2S6 क्या है हमारे पास, ये हमारा डाइबोरेन होता है, ठीक है, ये क्या है हमारा डाइबोरेन है, ये हमारे पास डाइबोरेन। तो इसका स्ट्रक्चर की बात करूँ ना, इसका स्ट्रक्चर ना ऐसे, यहाँ पे CH जो 2 H होते हैं ना वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं, बनाना बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जो ये वाले होते हैं ना हमारे पास, ये वाले बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है ये क्या होते हैं हमारे पास, बनाना बॉन्ड। क्या होते हैं हमारे पास, बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। तो आ जाएगा, कई बार आ सकता है ऐसे कि किस में होते हैं। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात की गई है, तो हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी sp3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, वो है हमारे पास जाइमीज। कौन सा है हमारा, जाइमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। इसमें से कौन सा जो है वो इंसुलेटर आपके पास, ग्रेफाइट, डायमंड, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। देखो एल्यूमिनियम मेटल है तो ये कंडक्टर होगी, सिलिकॉन सेमी कंडक्टर होता है हमारे पास, ठीक है। ग्रेफाइट और डायमंड दोनों नॉन मेटल है, बट ग्रेफाइट एक लौती ऐसी नॉन मेटल है जो कंडक्ट करती है, तो विच मीन्स ये तो कंडक्टर हुआ, तो इंसुलेटर क्या हुआ, डायमंड। कार्बन के एलोट्रोप्स है हमारे पास, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आया डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन रिंग होती है हमारे पास, ये रही बेंजीन रिंग। तो इसको हम जब क्लोरीन के साथ ट्रीट करवाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बनता है, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऐसे हर जगह क्या लग जाते हैं हमारे पास, Cl, तो BHC क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये HP टैट वालों का, बहुत बार रिपीट होता है। व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2। जिन बच्चों को आइडिया नहीं होगा वो सीधा देखेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो -2 होगा, ऑप्शन नंबर 1 टिक करके आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, गलत। तो ऑक्सीजन की हमें x कंसिडर करनी है, यहाँ पे 2, फ्लोरीन की होती है -1, इस तरफ हो जाएगा 0, तो x - 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अगर मैं x यहाँ से निकालूंगी तो क्या आएगा, +2, तो +2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ OF2, ठीक है। +2 क्या हमारे पास, ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है वेपराइजेशन कोज। वेपराइजेशन से क्या होती है, कूलिंग, मेल्टिंग, हीटिंग एंड एब्जॉर्प्शन। तो हमारी कूलिंग, वेपराइजेशन से क्या होती है हमारे पास, कूलिंग होती है वेपराइजेशन से, ठीक है। क्या होती है हमारी वेपराइजेशन से, कूलिंग, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है वेपराइजेशन में। अब केमिस्ट्री सेक्शन का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल। इसमें से कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से हमने डिस्कस करा हुआ है। तो क्या क्या होता है क्वांटम नंबर के लिए पॉसिबिलिटी, कि जो n है, लाइक अगर हमारे पास n4 है तो l हमेशा 3 ही होगा, हमेशा n से छोटा ही होगा। और अगर हम ml की बात करें वो -3 से लेके के +3 तक होगा। स्पिन तो हमारी प्लस माइनस होगी हाफ। तो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर है ये हमारा, n जो है l के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे n और l इक्वल है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे l ग्रेटर हो गया, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे इन दोनों में सेम है, L3 है, ये हो सकता है। उसके बाद ml यहाँ पे क्या लिखा हुआ, -2, ये हो सकता है हमारे पास, पॉसिबल पूछा हुआ है ना। उसके बाद ये हमारे पास ml -3, ये भी हो सकता है। यहाँ पे दोनों पॉसिबल है, ये दोनों ही पॉसिबल है, A एंड B बोथ आर पॉसिबल, ठीक है, A एंड B आर बोथ आर पॉसिबल। तो यहाँ पे अगर हमारा 4 होता, लेट से यहाँ पे -4 होता, तो ये पॉसिबल नहीं होना था, ये पॉसिबल होना था, बट यहाँ पे दोनों पॉसिबल है। कैसे चेक करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये हमारे केमिस्ट्री सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कैसे कैसे क्वेश्चन आए आपके, जो भी हमने आपके साथ डिस्कस करे हैं, वो भी थोड़े बहुत न्यू क्वेश्चन भी यहाँ पे हमने अप्रोच करे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फिजिक्स के सेक्शन पे। फिजिक्स के सेक्शन पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन यूनिट ऑफ टाइम। इसमें से कौन सी जो है वो टाइम की यूनिट नहीं है, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पैरालिटिक सेटिंग एंड नन। तो हम देखेंगे सभी में सेकेंड है तो नन ही होगा इसका, बट जो पैरालिटिक सेकेंड है वो हमारे पास टाइम की यूनिट नहीं है। जो हमारा पैरालिटिक सेटिंग है, अगर मैं बात करूं पैरालिटिक सेकेंड, गिव मी ये ना आंसर तो इसी का ये, तो थोड़ी सी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ये पैरा
पैरालैक्टिक ऐसे है, पैरालैक्टिक सेकेंड, ये हमारी डिस्टेंस की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की। तो ठीक है, ये टाइम की यूनिट नहीं है हमारे पास। लाइक लाइट ईयर है, लाइट ईयर का हमें क्या लगता है कि ईयर लगा हुआ है तो ईयर है, तो वो तो टाइम की यूनिट होती है, तो ये टाइम की यूनिट होगी। बट नहीं, जो लाइट ईयर है वो भी हमारी डिस्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, मेन सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो क्या होता है हमारे पास? तो वो है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट है सूटेबल मेटल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए जो सूटेबल मेटल है वो कौन सी है? वो है हमारी आयरन। कौन सी है? आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू। तो जब जो हमारे घर पे डोमेस्टिक जो कनेक्शंस होते हैं उसमें लाइव वायर होती है, अर्थ वायर होती है, न्यूट्रल वायर होती है, फ्यूज वायर होती है। तो इसको किसके साथ कनेक्ट करते हैं? इज ऑलवेज कनेक्टेड टू लाइव वायर। ठीक है, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर कुछ भी नहीं होगा। तो फ्यूज वायर को हम लाइव वायर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैच आइटम्स ऑफ ए लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। इसमें यहाँ पे आपके पास टर्म्स दी गई है और यहाँ पे इनकी यूनिट दी गई है। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी यूनिट वोल्ट होती है, यानी कि ए का 3 होना चाहिए, तो ए का 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे, यानी कि BOD नहीं हो सकता। रेडियो एक्टिविटी का लेट से आपको आइडिया नहीं है। कंडक्टेंस का आइडिया होगा। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? साइमन। कंडक्टेंस की यूनिट, क्योंकि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो ओम का इन्वर्स साइमन होता है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है। तो सी का सेकंड होना चाहिए, तो सी का सेकंड इसमें है, तो यही होगा। रेडियो एक्टिविटी की रदरफोर्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की टेस्ला होती है। रेडियो एक्टिविटी की रदरफोर्ड होगी, कंडक्टेंस की साइमन होगी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की टेस्ला होगी। ठीक है, ऐसे आपने अप्रोच करना है। जब भी आपको मैच द कॉलम क्वेश्चन आए उसको ज़रूर अप्रोच करिएगा, क्योंकि 1-2 टर्म्स के बारे में भी अगर आपको आइडिया है तो आप आंसर कर पाओगे इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ लेंस प्लस 4D इट्स फोकल लेंथ। देखो, पावर का फॉर्मूला क्या आता है? 1/f इन सेंटीमीटर। ठीक है, f इन सेंटीमीटर, मीटर होता है सॉरी से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? ये पावर हमें 4 दे रखी है, तो 1/f। अब f हम यहाँ पे ले आएंगे, मतलब यहाँ पे 100 होता है, ऐसे लिख सकते हैं 100। ठीक है, क्योंकि जो फोकल लेंथ है वो हमें सेंटीमीटर में होती है, तो हमें मीटर में कन्वर्ट करनी होती है, तो हम यहाँ पे 100 लगा देते हैं। तो ये 4 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 100 एज इट इज़ है, 100 4 नीचे आ गए, सॉल्व करेंगे 25 सेंटीमीटर आएगा। 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गेट 3 इमेजेस ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव टू प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ। तो इसका फॉर्मूला हमने करा था, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 अपॉन में थीटा माइनस में 1। तो हमें नंबर ऑफ इमेजेस कितनी चाहिए? 3। एंगल तो हमें फाइंड ही करना है, वो थीटा ही रहेगा। माइनस का 1 है ये। अब इस माइनस के 1 को अगर मैं दूसरी साइड लेके जाऊँ, ये प्लस का 1 बन जाएगा। प्लस का 1 जाएगा तो उधर जाके 4 हो जाएगा। थीटा निकालना है, थीटा को इस तरफ ले लो। 360 अपॉन में क्या आ जाएगा? 4। 4 1 90। तो हमें कैसे रखना पड़ेगा इमेज और सिंगल ऑब्जेक्ट और उसको प्लेन के बीच में इमेज 90 एंगल पे परपेंडिकुलरली प्लेस करना पड़ेगा, परपेंडिकुलरली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड इज नोन एज, ये रेशो है आपके पास। ठीक है, स्पीड ऑफ बॉडी अलग क्वेश्चन है ये, अपॉन में स्पीड ऑफ साउंड। तो ये एक हमारे पास टर्म के इक्वल होता है, उस टर्म को हम बोलते हैं मैच नंबर। क्या बोलते हैं हम उसको? मैच नंबर। ये भी हमारा अलग क्वेश्चन है, इसको अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप आंसर कर पाओगे। तो ये क्या है हमारे पास? मैच नंबर। अभी नेक्स्ट देखो, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस। तो ये हमने करा था कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर उसमें डायपोल को प्लेस करते तो वो रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करता है। तो अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसमें क्या आएगी? टॉर्क, ओनली टॉर्क। ठीक है, नॉट ओनली फोर्स, लीनियर फोर्स कोई नहीं होती उसमें, टॉर्क होती है, टॉर्क बट नो फोर्स। ठीक है, लीनियर फोर्स कोई नहीं होगी, ओनली टॉर्क। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिपेंड्स ऑन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो किस पे डिपेंड करता है ये? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। ठीक है, नेक्स्ट जो रिलेशन है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में, वो क्या है? दोनों क्या होते हैं? इक्वल। थीटा इज इक्वल टू अल्फा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपो। ठीक है, ऐसे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास? द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ।
तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हमारे अर्थ की कितनी है। देखो ये भी आप क्वेश्चन तभी आंसर कर पाओगे अगर आपने कहीं देखा होगा। तो हमारी अर्थ की अगर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की बात करें तो वो हमारे पास 711 माइक्रोफैरेड। फैरेड क्या है? कैपेसिटेंस की यूनिट। ठीक है, साथ साथ में ये चीज़ें भी देखते रहा करो। फैरेड क्या है हमारे पास? कैपेसिटेंस की यूनिट। द यूनिट ऑफ के की यूनिट बतानी है हमें। तो के कहाँ से आएगा? अगर मैं बात करूँ के आएगा हमारे पास, फोर्स होता है 1/4πε0। के ले लो उसको, Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। तो हमें के की यूनिट निकालनी है। के को इसी तरफ रखो, एफ r स्क्वायर नीचे था ऊपर आ जाएगा। Q1 Q2 को क्यू स्क्वायर कर लो क्योंकि यूनिट ही फाइंड करनी है यहाँ पे। फोर्स की है न्यूटन, डिस्टेंस की है मीटर स्क्वायर और क्यू की कूलम इनवर्स स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन इज। देखो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको एक नाम दिया गया है यहाँ पे, तो इसका जो नाम है वो है हमारे पास लेप्टॉन। ठीक है, इसको भी अगर आता है ऐसा क्वेश्चन तो इलेक्ट्रॉन क्या है? लेप्टॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव? डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एक्सेलरेशन। हमें बतानी है कौन सी नेगेटिव है। डिस्टेंस, स्पीड बोला है, वर्क बोला है और एक्सेलरेशन बोला है। तो डिस्टेंस, स्पीड, वर्क तीनों हैं हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, नेवर भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती हैं। एक्सेलरेशन है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास एक्सेलरेशन। ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास? एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट करंट बिकम हाफ व्हेन द रेजिस्टेंस इज। देखो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्ट वर्ड है कि करंट को फ्लो होने से रोक रहा है। तो अगर करंट हाफ हो गया, इनमें इन्वर्स रिलेशन है। अगर करंट हाफ हो रहा है ना, हाफ हो रहा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तभी करंट हाफ होगा, तो रेजिस्टेंस हमारा डबल होगा। अगर करंट हाफ हो रहा है, अगर करंट डबल होता है तो रेजिस्टेंस हाफ होता है। ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा हमारे पास? डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द स्पीड ऑफ कार बिकम 4 टाइम देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है? KI 1/2 mv²। तो वो बोल रहा है कि इसको 4 टाइम कर दिया जाए। तो देखो m 4v इसका स्क्वायर, तो 4 4 से कितना हो जाएगा? 16। इसको 1/2 mv²। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम इंक्रीज करगी? 16 टाइम्स। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ मर्करी ऑफ 4.2 केल्विन इज इन्फिनिटी ग्रेटर देन लैब टेम्परेचर सेम एज लैब टेम्परेचर ऑलमोस्ट जीरो। ऑलमोस्ट जीरो। देखो ऐसे क्वेश्चंस को आपको एक बार पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ऐसी चीज़ें मैंने अपनी थ्योरी क्लासेस में डिस्कस नहीं करवाई है। वो इसलिए नहीं कि मैंने सोचा था कि साथ में जब आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे वहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस किया करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टिंक्ट कलर ऑफ आई इज़ ड्यू टू। तो कलर जो हमारी आई है उसका कलर अलग अलग होता है किसकी वजह से? तो वो आइरिस की वजह से। किसकी वजह से? आइरिस की वजह से। एंगल बिटवीन द टू इक्वल वेक्टर्स। तो एक वेक्टर इस तरफ दूसरा भी इस तरफ, तो एंगल कितना? एंगल तो कुछ भी नहीं बन रहा है, विच मीन्स ज़ीरो एंगल। क्या है हमारे पास? ज़ीरो एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एरिया अंडर वेलोसिटी डायग्राम इफ़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन रिप्रेजेंट। हमारे पास एरिया, तो इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है कि अगर आपको एरिया के बारे में पूछा जाए, किसका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। एरिया के बारे में पूछा जाए जिस भी दो टर्म्स का उनको मल्टीप्लाई कर दो, वेलोसिटी इनटू में टाइम, तो ये किसके इक्वल होती है? डिस्प्लेसमेंट के। किसके इक्वल होती है? डिस्प्लेसमेंट के। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साउंड वेव्स आर। जो तो साउंड वेव्स होती है हमारी कैसी है? ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूनल है, समटाइम बोथ या नन। तो हमारे पास जो साउंड वेव्स होती हैं वो हमारी लॉन्गिट्यूनल होती है। कैसी होती है हमारी साउंड वेव्स? लॉन्गिट्यूनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूनल। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? तो डायमंड के अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो वो होता है हमारे पास 2.47। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना डेंसर होता है मीडियम। ठीक है, तो वीनस का टाइम, द टाइम टेकन टू कंप्लीट कंप्लीट करने के लिए एक रेवोल्यूशन कितना टाइम लेती है? तो वो जो अर्थ की अगर हम बात करें, अर्थ पे डेज होते हैं उसके 243 डेज के इक्वल।
ठीक है, इतना टाइम लेती है जो हमारा वीनस है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। द टाइम टेकन बाय वीनस टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। जैसे हमारी अर्थ 365 डेज लेती है, तो ये 243 डेज लेता है वीनस। नेक्स्ट है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लीस्ट एट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। तो अगर हम अपने अर्थ सरफेस की बात करें, थोड़ा ऐसे है वो, ये ऐसे इस तरफ को ज़्यादा है इस तरफ को, तो ये हमारा क्या होता है इक्वेटर, और ये हमारा होता है पोल। ठीक है, अभी अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो वो होती है हमारे पास gm/r²। डिस्टेंस के किस रिलेशन में है, इनवर्स रिलेशन में। डिस्टेंस जितना ज़्यादा ग्रेविटी उतनी कम। तो यहाँ इक्वेटर पे सबसे मतलब ज़्यादा डिस्टेंस है, इक्वेटर पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम। तो सबसे कम जो ग्रेविटी है वो कहाँ पे होगी हमारे पास, इक्वेटर पे। पोल पे मैक्सिमम होगी, बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल, इनके बीच में होगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी आर इक्वल मोमेंटम, विच वन हैज़ अ ग्रेटर काइनेटिक मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। लाइट हैवी बॉडी है, दोनों का मोमेंटम सेम है, बट ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, जो लाइट बॉडी है, क्योंकि वो इजीली मूव कर पाएगी। तो जो इजीली मूव कर पाता है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो लाइट बॉडी। बोहर मैग्नेटोन इज ये यूनिट होती है हमारे पास उसकी किसकी, मैग्नेटिक मोमेंट की। तो उसकी वैल्यू की बात करें तो ये होता है हमारे पास EH/2π/m। ठीक है, नेक्स्ट है मास ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम इज डबल देन इट्स टाइम पीरियड। मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज डबल देन इट्स टाइम पीरियड बिकम। तो टाइम पीरियड को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारे पास, बिकॉज जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2π रूट L/g, आई थिंक सो। हाँ, तो उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे पास, इसीलिए सेम, नो चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट वर्क्स एट फ्रीक्वेंसी। तो जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट है हमारे पास, अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट क्या होते हैं, जो हमारी ऑडिबल रेंज है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। तो कई वैल्यूज़ जो है वो 20,000 से ज़्यादा होती है और कई वैल्यू 20 से कम होती है। ऐसी वेव्स या साउंड्स जिनकी जो वैल्यू है वो 20,000 से ज़्यादा होती है, तो वो हमारी अल्ट्रासाउंड होती है 20,000 हर्ट्ज से। और जिनकी कम होती है वो इंफ्रासोनिक होती है। वो कौन सी होती है, इंफ्रासोनिक। फ्रिक्शनल फोर्स कैन नॉट बी मेजर्ड बाय, फोर्स है न्यूटन तो उसकी यूनिट होगी, डायन भी उसकी यूनिट होगी। किलोग्राम वेट है, ये हमारे पास वेट है उसी को इंक्रीज करके लिखा हुआ है, तो किलोग्राम वेट ये भी इसकी यूनिट हो सकती है। कैसे हो सकती है, बिकॉज मास इनटू में एक्सेलेरेशन होता है, हमारे पास एक्सेलेरेशन होता है, तो यहाँ पे हम ग्रेविटी लेके उसको वेट से इक्वल करके बता सकते हैं। तो किलोग्राम वेट, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड यूनिट नहीं हो सकती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड यूनिट नहीं हो सकती है, ये मोमेंटम की यूनिट होती है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है ये हमारे पास हमारी फ्रिक्शनल फोर्स की यूनिट नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमारी फ्रिक्शनल फोर्स की यूनिट नहीं हो सकती। तो ये हमारे फिजिक्स सेक्शन के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो बीच बीच में अलग क्वेश्चन थे वो भी थे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपने मैथ्स के क्वेश्चन। ठीक है, कौन से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम, मैथ्स के। मैथ्स के भी अलग अलग बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी लिए हैं, क्योंकि हम सिंपल क्वेश्चंस को अगर आपने हायर लेवल का आइडिया रख लिया, ठीक है, आपको यही सॉल्व नहीं, आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आती है, नो डाउट होता है बच्चों को आते हैं, उसको यही सॉल्व करना नहीं आएगा, तो क्या करोगे। मैथ्स का लेवल जो है वो हाई नहीं होता है HP टैट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स में मैं बात कर सकती हूँ कि 11-12 का आ जाता है, मैथ्स में बिल्कुल भी आपका लेवल हाई नहीं जाता, तो आपने अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। जिसके बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे वो मैथ्स में 30 में से 30 स्कोर करेगा। ठीक है, अब ये रूट सॉल्व करना है, कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। 16 है हमारे पास, इसका पॉइंट हटा दो, आपके पास 4 ज़ीरोज़ नीचे आ जाएगी। तो 16 किसका रूट होता है, 4 का, अपॉन में 100 का कितना होता है 10, और 2 ज़ीरो हो रहा है, 10 किसका होगा 100 का। इसको सॉल्व करेंगे, 2 के बाद 100 पॉइंट लगा दो, 0 पॉइंट में 0.4, देखो कितना ईजी था। ठीक है, 0 पॉइंट में 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये मल्टीप्लाई है, इनमें भी मल्टीप्लाई है, इनमें भी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। देखो कैसे सॉल्व होती है ये, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा -6, 5 और 7 को करेंगे 35, बीच में माइनस ऐसे ये कट हो जाएगा, 3 1 3 2 तो 1/4 बचेगा। नेक्स्ट वाला भी कट हो जाएगा हमारे पास, 2 1 और 7 पे, 7 5 35, 1/4
35 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 140। एलसीएम कितना आ जाएगा 140 हमारे पास, ठीक है। 140 एलसीएम आ गया। उसके बाद इसके 4 पे जाते हैं तो माइनस का 24, 4 पे 35 पे जाएगा तो 35 ही आएगा, प्लस इस पे 4 पे जाएगा। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये हमारे पास, ये इसको सॉल्व करेंगे 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 4 9 हो गया। उसके बाद 3 और 2 6 हो गया, माइनस का 69 प्लस में 4 और नीचे तो 140 आ जाएगा। फिर ये माइनस हो जाएगा तो माइनस करेंगे, इसको माइनस करके इतना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास बचता है यहाँ पे 6 ही आएगा और माइनस का अपॉन में 140। ये 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, है ना, 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। ये 13 पे और ये हमारा 2 8 पे, माइनस 13 अपॉन में 28 है आंसर। माइनस 11 है, माइनस 11 है, 11 कहाँ से आया, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे 5 आना था 59 और यहाँ पे भी 15, 11, माइनस 11 अपॉन में 28 इज़ द राइट आंसर। सिंपल कैलकुलेशन थी बट इसमें आपने कंफ्यूज हो जाना, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देखो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपने ऐड करना है। ऐड, यहाँ पे 3 है, 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, ये तो 3 3, ये देखो हमारे पास 2 और 3, तो लास्ट देखो 23 7 8 6 4, 7 8 6 4, इसका ना आंसर इन दोनों में से एक होगा, 7 8 6 4, 7 8 6 4। अभी हमें देखना है कि जो लास्ट की जो टर्म है 6 और 8 कितना होगा, 6 और 8 हमारे पास कितना होगा, ये 18 है और ये हमारे पास 19 हो जाएगा, ठीक है, 19 हो जाएगा। उसके बाद हमें कैरी, सिंपल क्वेश्चन है, प्लस करके आप ही मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। देखो अगर आपको आइडिया नहीं है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ 23 पॉइंट में 7 8 6, नहीं ये तो आंसर आ गया, टर्म लिखी हुई है लेट से 0 पॉइंट में 635। तो नेक्स्ट जो टर्म है इसको कैसे लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, पॉइंट के इस तरफ 1 है और इस तरफ 8 7 है। नेक्स्ट लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है। नेक्स्ट लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, यहाँ 8 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 3 है, 5 है, 8 है, ऐसे चलेंगे हमारे पास टर्म्स, ठीक है, ऐसे टर्म्स। बाकी प्लस करके आप मेरे को इसका आंसर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ the side of cube is increased by 50%, what will be the increase in its volume? कि अगर हम क्यूब के साइज़ को 50% इंक्रीज़ कर देते हैं क्यूब की साइड को, तो उसकी वॉल्यूम कितनी इंक्रीज़ होगी। देखो लेट से हमारे पास पहले हमारी अगर मैं बात करूं x थी तो इसका जो वॉल्यूम है वो x क्यूब आएगा। अब हमने 50% इंक्रीज़ कर दी, अब हमने 50% इंक्रीज़ कर दी इसकी वॉल्यूम को, ठीक है, इसकी वॉल्यूम को हमने 50% इंक्रीज़ कर दिया। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे। द साइड ऑफ क्यूब इज़ इंक्रीज्ड बाय 50%, ठीक है, क्यूब की साइड को 50% इंक्रीज़ कर दिया जाता है, तो वॉल्यूम में क्या है। देखो इसके लिए हमें पता क्या निकालना पड़ेगा, अगर आपको फॉर्मूला निकालना हो तो कैसे हम निकालते हैं कि जो न्यू वैल्यू आएगी उसके बाद ओल्ड वैल्यू होगी किसकी, वॉल्यूम की, अपॉन में जो ओल्ड वॉल्यूम होगी वही मल्टीप्लाई में 100 हो जाए। तो कोई भी टर्म करके ले लो आप। लेट्स से कि मैंने लिया कि जो हमारी वॉल्यूम हमारी जो साइड है, जो हमारी साइड है वो कितनी है, वो हमारी 100 है। साइड कितनी आ गई हमारी 100, तो अगर मैं इसका क्यूब निकालूंगी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, यहाँ पे मैंने लगा दी 60। तो ये अब इसका 50%, 100 का 50% कितना होता है हमारे पास, 100 का 50% हो जाएगा 50। तो जो न्यू साइड आएगी, न्यू साइड वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 150। अब इसका क्यूब करेंगे, 15 का क्यूब करेंगे क्योंकि 0 तो हमारे पास सिंपल ही आ जाएगी, ठीक है, 0 तो हमारे पास सिंपल। तो 15 का क्यूब आएगा 3375 और उसके बाद कितनी 0 आ जाएंगी, 3 0 आ जाएंगे। अब हम इनको माइनस करेंगे, ठीक है, अब हम इनको माइनस करेंगे तो माइनस करके कितना आ जाएगा, क्योंकि ये हमारी जो ये हमारे पास आया, अगर मैं बात करूँ ये हमारी ओल्ड वैल्यू, ये हमारी न्यू वैल्यू, इनको हमने माइनस करना है। तो इनको जो माइनस करा उससे आंसर आ जाएगा 2375 अपॉन में 0 0 ऐसे करके माइनस करके। अब ये हमारा माइनस करके आ गया। अब हमारी जो पुरानी वैल्यू है वॉल्यूम की, पहले वाली वैल्यू, तो वो तो यही रहेगी। ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई में कर देंगे हम 100 से,
मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम 100 से, तो 1 0 1 0 1 0 3 0 सीधी की सीधी कैंसिल होगी, 2 0 सीधी कैंसिल होगी। अब हमारे पास बचता है 2375 अपॉन में 10, 237 पॉइंट में 5, 237 पॉइंट में 5 इसका आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने ऑप्शंस पे। ऑप्शन से देखो कितना % इंक्रीज़ होगा। कहाँ गया क्वेश्चन, ये है 237 वाला, ये है 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास डी। ये क्वेश्चन ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये आ सकता है इस बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट्स का, बच्चों को यही सॉल्व करना नहीं आता, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसा होगा, ये 5/8 है, उसके बाद लिखा हुआ है -3 और उसके बाद लिखा हुआ है 8/5, 8/5 इसकी पावर -2। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो जब भी किसकी पावर नेगेटिव में दे रखी हो, किसी की पावर नेगेटिव में कैसे सॉल्व करते हैं, 5/8 एज इट इज़, -3 5/8 हो जाएगा ये, और पावर हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, इनको चेंज करता हूँ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को, तो ये तो 5/8 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस ये 3 रहेगा, 5 का हो जाएगा 25, तो 25 का स्क्वायर को 3 से करेंगे 75, और नीचे आ जाएगा 8 का 64, 8 का 64, तो एलसीएम लेंगे 64 ही आएगा इसका एलसीएम, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, माइनस में 75 आ जाएगा, तो माइनस करेंगे 75 में से 40, यहाँ पे 4 और 3, -35/64। कट तो ये किसी टेबल से होने वाले नहीं है, -35/64 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन 8707 इज। देखो मैंने वैसे बिल्कुल ही बेसिक, कई बच्चों के बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन लगेगा, पर कई बच्चों को पता ही नहीं होता है व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू का मतलब है कि ये कौन सी जगह पे लगा हुआ है 0। देखो ये जैसे बोलते हैं ना 1s 10s 100, वही होती है प्लेस वैल्यू। अब ये पॉइंट के बाद लगा हुआ, तो पॉइंट के बाद कैसे चलती है वैल्यू, 1 10 100, तो ये पॉइंट के बाद एक ही नंबर पे है, तो ये 1/10 पोजीशन पे है। अगर कोई बोले व्हाट इज़ द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होती है, जो वो है, जैसे अगर कोई पूछे 7 की फेस वैल्यू तो 7 ही है, अगर प्लेस वैल्यू पूछता तो 1s थी वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ऐड हो जाएंगी, m+5 + 1 6 इज इक्वल टू में, क्योंकि ये सेम हो जाएगा, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो पावर्स इक्वल हो जाती है, तो m इज इक्वल टू में 7 - 6 करके कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है हमें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डरना नहीं है इसको हम इजीली वे से सॉल्व कर सकते हैं। देखो अभी मैं रूट नहीं लगा रही हूँ, 81 वाली टर्म को मैं लिख रही हूँ 81/100 लिख दिया, मल्टीप्लाई में 484 वाली से 3 पॉइंट है, तो उससे आ जाएगा 1000 आ गया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टर्म है, एक मैं आगे लिख रही हूँ 64 उससे 40 वो ऊपर जाएगी। ठीक है, वो मैं सीधा लिख रही हूँ, ऊपर जाएंगी कितनी, 40। उसके बाद कितना है 625, उसके बाद है 625, उससे कितनी ज़ीरो, उससे हमारे पास कितनी ज़ीरो है, 2 ज़ीरो ऐसे। अब 0 से 0 1 2 1 2, कितनी ज़ीरो आई है, 4, तो 1 2 3 1 2 3, ये ज़ीरो कैंसिल होगी, 10 बचा है कहीं, 80, यहाँ पे एक और ज़ीरो आनी थी ऐसे, क्योंकि 81 का 1000 था, तो इससे ये सारी ज़ीरोज़ हमारी सारी कैंसिल होगी। ठीक है, ज़ीरो हमारी सारी कैंसिल हो गई, बचता क्या है 81, रूट लगा हुआ, 81 किसका रूट होता है 9 का, 484 किसका रूट होता है 22 का, नीचे 64 किसका होता है 8 का, 625 किसका होता है 25 का, तो ये हमारी सिंपल टर्म्स बन गई। अब कुछ कटिंग ये हो जाएगा 4 पे और ये हो जाएगा 11 पे, 11 9s 99 और 4 को 25 से करेंगे 100 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 0.99 कहाँ है ये क्वेश्चन, 0 पॉइंट में, ये रहा 0.99। तो देख के डरना नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा है। व्हेन डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, तो डाई क्या होती है, जिसमें 1 to 6 नंबर होता है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है 7 की, तो वो तो नंबर ही नहीं है, तो नंबर ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी देख के डर लग रहा है कि पता नहीं क्या ही है ये क्या है, पावर्स की पावर है, तो पावर्स की पावर जब होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो √2 को जब हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2, तो √2 की पावर हमारे पास x है और इस तरफ 2 की पावर x है,
और इस तरफ 2 की पावर x है। अब 2 को हमें √2 की फॉर्म में लिखना है, तो √2 यहाँ पे x एज इट इज़ आएगा, इस तरफ भी x ही है ना, देन x इज़ x ही है ना, नहीं यहाँ पे x नहीं है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे तो 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो मैं 2 को क्या ऐसे लिख सकती हूँ, √2 की पावर 2, x पहले से ही था, यहाँ पे 2 आ गया, तो पावर बेस सेम हो गया, पावर सेम हो जाएंगी, 2x इज इक्वल टू 2, विच मीन x कितना आ जाएगा 1, x कितना आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करना है, इसका क्यूब रूट करना है, तो 1/1000 आ जाएगा, 1000 का क्यूब रूट क्या होता है 10, 0 पॉइंट में 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रेशियोज दे रखी है, इनको सॉल्व करना है, तो रेशियोज का सिंपल हम बना देंगे डिवाइड, 1/x और इस तरफ 1/x अपॉन में 1/0.36 ऐसे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने बिल्कुल सीखा हुआ है अपने डिवाइड वाली क्लास में, 1/4 और इस डिवाइड का क्या बना देंगे मल्टीप्लाई, x गया ऊपर 1 आ जाएगा नीचे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट हमें 1/x 0.36 आ जाएगा ऊपर, x को मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे x² इज इक्वल टू में 0.36 मल्टीप्लाई में 4, इनका हो जाएगा रूट दोनों तरफ, तो x कितना आ जाएगा 0.36 आ जाएगा 0.6 और 4 हो जाएगा 2, सॉल्व करेंगे 1 पॉइंट में 2 है, 1.2, यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF ओ 1/2 और 3/2, 1/2 एंड 3/2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रैक्शन का HCF आया हुआ है, तो फ्रैक्शन का जब भी हमें HCF निकालना है वो किसके इक्वल होता है, HCF होगा न्यूमिनेटर का, HCF होगा न्यूमिनेटर का और LCM होगा डिनोमिनेटर का, तो HCF 1 और 3 का HCF क्या होगा 1 ही होगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 और 2 का LCM क्या होगा 2 ही होगा, तो 1/2 क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर 1/2। सप्लीमेंट ऑफ एंगल 87, तो सप्लीमेंट क्या होते हैं, देखो कई बच्चों को नहीं पता होता है व्हाट आर सप्लीमेंट, व्हाट आर कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हैविंग सम इज इक्वल टू 180, किसका दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 होता है, अगर दूसरे का सप्लीमेंट निकालना हो 180 में से माइनस कर दो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 70 में से 8 93, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ डाटा, हमें मीडियन फाइंड करना है किसका डाटा का, ये जो डाटा है, तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, सभी जो नंबर्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं, तो सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे 17, फिर आ जाएगा 18, फिर आ जाएगा 24, फिर आ जाएगा 25, देन उसके बाद आएगा हमारा 25 के बाद आएगा 35, 36 और 46 ऐसे, तो मीडियन क्या होगी जो मिडल टर्म होती है, तो 3 यहाँ से छोड़ दिया, 3 यहाँ से, मिडल में क्या है 25, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब हम अपना, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, जो एरिया स्क्वायर और रेक्टेंगल का इक्वल, इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 40 सेंटीमीटर, तो अगर स्क्वायर की साइड 40 सेंटीमीटर है उसका एरिया क्या हो जाएगा 40 कितना हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यानी कि रेक्टेंगल का एरिया भी यही है हमारे पास, ठीक है। एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ये सिंपल ही क्वेश्चन है बिल्कुल, क्या होती है लेंथ इंटू में ब्रेथ, एरिया हमने निकाल लिया है, क्या हुआ 1600, ब्रेथ कितनी दे रखी है हमें 25, तो लेंथ मल्टीप्लाई में 25 इज इक्वल टू में 1600, तो यहाँ से लेंथ कितनी आ जाएगी 1600 अपॉन में 25, तो ये 25 के टेबल से कैंसिल होगा, 25 वंस द 25 6 द 10 बचेगा 4 पे 64, यस, तो 64 सेंटीमीटर आ जाएगी लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल बॉट अ स्वेटर एंड सेव 20, कि व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ 25% वॉज गिवन, कि राहुल ने एक स्वेटर लिया उस पर डिस्काउंट लगा दिया, ठीक है, कितने का 25% का, फिर भी उसको 20 रुपीज़ बचते हैं, फिर भी उसको 20 रुपीज़ बचते हैं, तो व्हाट वाज द प्राइस ऑफ स्वेटर बिफोर द डिस्काउंट, जब उसने डिस्काउंट नहीं लगाया था तब हमारे पास स्वेटर का प्राइस कितना था, ठीक है, उसने डिस्काउंट नहीं लगाया था तो स्वेटर का प्राइस कितना था। देखो इस क्वेश्चन को हमें कैसे अप्रोच करना है, क्या लिखा हुआ है, राहुल ने एक स्वेटर बोट करा और 20 रुपये बचा लिए जब वो डिस्काउंट दे रहा है, तो हमने क्या सोचा कि जो पहले प्राइस था वो x है,
एक्स पे उसने कितना डिस्काउंट लगाया, 25%, यानी कि एक्स का 25% डिस्काउंट करा, उसको कितने बचे, 20। बस यहाँ से एक्स निकालना है। तो ये 1, यहाँ पे 4, 4 उस जाके मल्टीप्लाई 80। सिंपल क्वेश्चन था ये 80। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। मैंने आपको लॉस प्रॉफिट बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, सीरीज़ बनी हुई है आपकी। अब ये x² - 1 x + 1 = 8 फाइंड x। बिल्कुल बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। आइडेंटिटी x² - 1 x + 1 = 8, हमें निकालना x। तो यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी x - 1 x + 1 अपॉन में x + 1 से ये कैंसल = में 8, ये 1 इधर जाके प्लस का 9। तो 9 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66 एंड देयर रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:5। द टू नंबर्स आर, ओके, दो नंबर्स हैं उनकी डिफरेंस, यानी कि x - 1 इज 66 और दोनों की रेशियो दे रखी है हमें इज़ 2/5, इज़ 2/5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से अगर मैं x फाइंड करूँ, x कितना आ जाएगा, 2y/5। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देती हूँ x की जगह, 2y5 - y = 66। एलसीएम ले लेते हैं, 2y - 5y = 65 उस तरफ चला जाएगा, इसको उधर चला जाएगा, ये 30 33, इसमें से माइनस करेंगे 3y = 330। देन y कितना आ जाएगा हमारे पास, y आ जाएगा 330 अपॉन में -3, तो 3 1s यहाँ पे आ जाएगा 110। देखो होल नंबर है तो नेगेटिव नहीं आएगा, 110, यानी कि 110 हो सकता है नंबर। ऑप्शन देखें अब हम, 1110 वाला ये रहा ऑप्शन, दूसरा होगा 44। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर 30। तो ये सॉल्व करना है। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1/√3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस में, यहाँ पे 2 भी है, इसका स्क्वायर तो 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये तो 2√3 बन गया, नीचे एलसीएम लेके 3 + 1 4√3 सॉल्व करेंगे। 2√3 ऐसे ही, 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, 2 1s 2 ये √3, यहाँ पे एक √3 अपॉन में 2। उसने साइन में पूछा हुआ है, तो ये साइन किसकी वैल्यू होती है, √3 अपॉन में 2, 60 की। ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल मैंने आपको करवाया हुआ है, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/7 5/6 7/8 4/5 विच वन इज़ ग्रेटर। पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे, 7/6 कितना आएगा, 0 पॉइंट में 8, 6/5 0 पॉइंट में 8, चलो ये तो सेम ही होगा। 8/7 0 पॉइंट में 8 ही होगा ये भी, और कौन सा बचा, 5/4, सारे 0 पॉइंट में 8 ही हुए। तो एक नंबर हमें और आगे जाना पड़ेगा। ये 60 हुआ, 60 के बाद 56 4 40, तो कितने पे जाएगा, ये तो 5 पे चला गया। उसके बाद ये भी 8 पे गया, 2 बचा 20, तो ये तो जाएगा 3 पे। उसके बाद ये 7/8 70, तो कितना बचेगा, इसमें से 6 बचेगा 60, तो ये जाएगा 7 पे, 8 7। ये लास्ट वाला तो 0.8, तो ये आया 0.87, किससे आया, ये 0.7/8 से, तो सबसे बड़ा हुआ 7/8। रैशनल नंबर में हमने डिस्कस करा था। नेक्स्ट है सम ऑफ 2 रैशनल नंबर। तो सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज इररेशनल नंबर। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 7 से कितने डिजिट्स, 7 से 3 डिजिट्स वाले कितने हैं, तो 3 डिजिट्स वाले नंबर 101 102 103 है ना, ऐसे होता है हमारे पास। तो पहली जो डिजिट है वो है हमारे पास सबसे पहले डिवाइड होने वाली 5 से, 105 1012 ऐसे। और अगर हम लास्ट में करते जाएं, 3 डिजिट्स की लास्ट की कौन सी है, 999, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1s कितने बचेंगे 2 29, 7 4s 28, 1 बचेगा 19, उसके बाद 7 2 पे जाएंगे 14, 5 बचता है, 5 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो यानी कि यहाँ पे 5 माइनस करेंगे 4, लास्ट डिजिट होगी 994।
लास्ट डिजिट क्या होगी 994। देखो AP का क्वेश्चन है, ये भी हमने डिस्कस करा हुआ है। सम निकालना है तो सम हम कैसे निकालते हैं AP में, नहीं नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालनी है। हाउ मैनी, कहाँ गया क्वेश्चन, हाउ मैनी 3D, हाँ नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है an a प्लस n माइनस 1d। an लास्ट टर्म 994, a इज़ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है 105, इधर प्लस के मैं डायरेक्ट इधर ले आऊँ, n माइनस में 1, तो ये हमारे पास 7 है, d कॉमन डिफरेंस। दोनों को माइनस करेंगे, 14 में से 5 गए 9, यहाँ बचेगा 8, 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, 7 इधर डिवाइड में चला जाएगा, 9 8 9 बचेगा ना, 8 9 8 सॉरी, यहाँ पे 8 आएगा, 8 आएगा ना, हाँ 7 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 7 1 18 आएगा, फिर 7 2 फिर 7 127 और माइनस 1 इधर से 128, कितनी टर्म हुई है 128, ये रहा 128। परसेंटेज इज़ 150 ml ऑफ 3.5 लीटर, ये कितनी परसेंटेज है इसकी, इजी है ये भी क्वेश्चन। 150 ml आया हमारे पास और नीचे है 3.5 लीटर, तो इसको ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500 आ जाएगा, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और ये इसका डबल हो जाएगा, नहीं डबल नहीं होगा, 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, ये 7 पे और ये 30 पे, 30/7 को सॉल्व करना है हमें, तो 427 वाला ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म। देखो ये थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन है, नेक्स्ट टर्म ऑफ आपका PYQ है, सीक्वेंस 1 9 36 100, तो ये 1 क्या है 1 का स्क्वायर, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, 6 क्या है 6 का स्क्वायर, 100 क्या है हमारे पास 10 का स्क्वायर। तो देखो पहले 1 का स्क्वायर आया, फिर 3 का स्क्वायर आया, फिर 6 का स्क्वायर आया, फिर 10 का स्क्वायर आया, पहले 2 का डिफरेंस आया, फिर 3 का डिफरेंस आया, फिर 4 का डिफरेंस आ गया, उसके बाद 5 का डिफरेंस आ गया क्योंकि 15 का स्क्वायर है, तो इसके बाद 6 का, 15 में 6 जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 21, तो 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट प्राइम नंबर इज, सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारे पास 2, 0 and 1 आर नॉट प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज वाला, माई फादर इज़ 21 ईयर्स ओल्डर देन मी, यानी कि जो फादर हैं वो मेरे से 21 ईयर्स बड़े हैं। इफ़ 12 ईयर टाइम्स, मतलब 12 साल बाद, हिज एज विल बी ट्वाइस ऑफ माइन, 12 साल बाद फादर की एज मेरे से ट्वाइस हो जाएगी, मेरी एज कितनी है m प्लस 21 उसका ट्वाइस, ऐसे इसका फिर हम कैसे आंसर निकालेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं, f की जगह क्या आ जाएगा m प्लस 21 प्लस में 12, ऐसे ही इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2m प्लस में 42, m ऐसे ही प्लस करके कितना आ जाएगा 3 3 2m प्लस में 42, m उधर 42 इधर, गलत हो जाएगा ये, नेगेटिव आ जाएगी एज, तो फिर एक मिनट यहाँ पे अब इफ़ 12 ईयर टाइम्स, यहाँ पे या तो 12 ईयर्स अगो होगा या यहाँ पे ना क्वेश्चन में कुछ सी मिस्टेक हुई है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको देख के बताऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस में 1 में ए स्क्वायर इज 66 द वैल्यू ऑफ a माइनस ए। देखो ये सिंपल टर्म है, इससे हमें स्क्वायर टर्म मिली है, तो स्क्वायर टर्म कैसे मिलती है, यानी कि a माइनस ए का होल स्क्वायर कराना, कर देते हैं, किसके इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस में 1 में ए स्क्वायर, माइनस वाली टर्म है तो -2ab, वैल्यू कैंसिल 2, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ये तो हमें फाइंड करना है, a माइनस में 1 में a इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है 66, माइनस यहाँ से आ जाएगा 2, सॉल्व करेंगे 64, अब इस पे लगाना पड़ेगा रूट क्योंकि हमें सिंपल फाइंड करनी है, इससे ये कैंसिल, इसका भी रूट कितना आ जाएगा 8, तो हमारे पास पेयर इज़ 8 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है सॉल्व दिस, तो ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बोर्ड मास में BOD डिवाइड सबसे पहले, तो 18 को 54 से डिवाइड करेंगे 3, माइनस एज इट इज़ फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 12,
प्लस में 2, तो इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 9 प्लस में 2 माइनस का 7, ऑप्शन डी। तो ये थे आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के क्वेश्चंस। तो ऐसे ही आपको टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो अगर आपको हेल्पफुल रखती हैं, आपको चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको साथ शेयर कर दूंगी बहुत ही जल्दी, अगर आपको ऐसी और टेस्ट सीरीज चाहिए ऐसे क्वेश्चन की। बिकॉज़ अगर मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तब मैं जाके टेस्ट सीरीज़ लेके आऊँगी। अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आया तो कोई फ़ायदा नहीं है वैसा वीडियो, मतलब कि टेस्ट सीरीज़ को लेके आने का। क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो एक तरह होता है कि आई कांट एक्सप्लेन मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, डोंट वरी, इसको छोड़ो, लीव इट। तो यही थी आपके पास। बाकी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करना, सिर्फ एक कमेंट कर देना तो मेरे को थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ कितने बच्चे मेरे साथ हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।